माँ माँ वो फिर से आ गई है। वो देखो कमरे में खड़ी होकर मुझे ही घूर रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो ले जाएगी मुझे। तेरे कमरे में कोई नहीं है बेटा, तुझे वहम हो रहा है। दवाइयाँ खाकर सो जा मेरे बच्चे, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, कोई दवाई नहीं खानी मुझे। आप लोग बार बार नींद की दवाइयाँ खिलाकर मुझे सुला देते हो। वो यही है, मेरे आसपास ही है। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा फटा है, आंखों से खून बह रहा है। मैं जितना चिल्लाता हूँ उतना ही मुस्कुराती है वो। देखो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। जरूर कोई बुरी आत्मा है जो इसे दिखाई दे रही है। मैं आज ही इसके लिए बड़े पंडित जी के पास जाकर धागा बनवा कर लाती हूँ। विनेश की माँ माधुरी बेटे की बिगड़ती हुई हालत को देखकर बहुत परेशान थी। इसलिए उसी दिन वो बड़े पंडित जी के पास जाती है और एक धागा लाकर अपने बेटे की बाजू में बांध देती है। विनेश के अचानक से बदलते हुए व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे अपने आसपास कोई ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिसे परिवार में बाकी कोई भी नहीं देख पा रहा था। रात का समय था। विनेश अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात के समय विनेश की छोटी बहन रिंकी को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है। अचानक ही उसे भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर रिंकी घबराकर विनेश के कमरे के दरवाजे पर जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो दौड़कर कमरे की खिड़की पर पहुंचती है तो देखती है सामने उसका भाई बालकनी की मुंडेर पर खड़ा हुआ नीचे देख रहा है। अचानक वो मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी जिसे देखकर रिंकी का दिल दहल गया था। इससे पहले कि रिंकी कुछ कर पाती, विनेश वहां से नीचे कूद जाता है। एक क्षण के लिए रिंकी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अगले ही पल रिंकी के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है जिसे सुनकर रिंकी के माँ बाप दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। रिंकी अपना सर घुटनों में छुपाए लगातार रोए जा रही थी। किसी तरह सुबकते हुए उसने उंगली से विनेश के कमरे की ओर इशारा किया और एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ पलों में विनेश के साथ हुई अनहोनी के बारे में घर में सभी लोग जान चुके थे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। 3 दिन बाद काश के कुछ दिन पहले ही मैं उसे पंडित जी के पास ले जाती तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे बस करो अपनी यंत्र तंत्र मंत्र की बातें। कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई देता था उसे। दिमागी रूप से बीमार था तुम्हारा बेटा और इसी दिमागी बीमारी ने जान ली है तुम्हारे बेटे की। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। तुम्हारे जैसे लोग ही समय पर इलाज करने की बजाय झाड़ फूंक में समय वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद जब बात हाथ से निकल जाती है तो सर पकड़कर रोते रहते हैं। गलती तो मेरी भी थी ना जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जो होना था वो तो हो गया। अब तो रिंकी ही हमारा सब कुछ है। रिंकी अभी बस 18 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा था। इस बात का उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। इस घटना के बाद रिंकी ने किसी से भी बहुत ज्यादा मिलना जुलना हंसना बोलना कम कर दिया था। वो दिन रात सिर्फ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रहती, मानो एक जुनून सवार हो गया था उसके सर पर। रिंकी बेटा, जो होना था सो हो गया। अब तेरे इस तरह कमरे में बंद होकर अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। बेटा, घर से बाहर निकला करो, दोस्तों से मिला जुला करो। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है माँ। उन सभी लोगों को ठीक करना है जिन्हें भाई की तरह मानसिक बीमारी है। मैं नहीं चाहती कि भाई की तरह दुनिया में अब कोई और अपनी जान इस बीमारी से गंवाए। 10 साल बाद अपनी मेहनत और डेडिकेशन के चलते रिंकी एक सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट बन चुकी थी। उसने जानबूझकर क्रिटिकल पेशेंट केयर डिपार्टमेंट ही चुना था। वो अपने दिन का ज्यादातर समय क्रिटिकली इल पेशेंट के साथ ही बिताती थी। हर एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे पेशेंट में उसे अपना भाई विनेश दिखाई देता था। इसलिए ऐसे पेशेंट को ठीक करने में वो अपनी जान लगा देती थी। डॉक्टर, एक क्रिटिकल पेशेंट आया है, प्लीज जल्दी कीजिए।
नर्स के इतना कहते ही रिंकी तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगती है। अरे पागल नहीं हूं मैं, जाओ तुम सब के सब यहाँ से जाओ। मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूँ। सब मारे जाएंगे, तुम सब एक एक करके मारे जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रहा था। देखो, कोई तुम्हें पागल नहीं कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाओ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे और आपका चेकअप करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। मौत मेरे सामने खड़ी है और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो। आज रात तक ले जाएगी वो मुझे अपने साथ। बुला लो तुम अपने डॉक्टर को। जितनी दवाइयाँ खिला सकते हो खिलाओ, उसके ऊपर तुम्हारी दवाइयों का कोई असर नहीं होने वाला। डॉक्टर, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा केस कभी अटेंड नहीं किया। ये पेशेंट तो बहुत वायलेंट हो रहा है। इसने अकेले ही 2 वार्ड बॉय को ढकेल के दूर फेंक दिया है। इसने 2 वार्ड बॉय को ढकेल